नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोरोना को लेकर उधम सिंह नगर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उधम सिंह नगर के कई इलाकों में 72 घंटे का लॉकडाउन। संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। रुद्रपुर और बाजपुर में 72 घंटे का लॉकडाउन लगेगा। काशीपुर को पहले ही लॉकडाउन किया गया है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में भी, जिसको लेकर ये कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। रुद्रपुर और बाजपुर में 72 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाएगा। काशीपुर को पहले से ही लॉकडाउन किया हुआ है। ये वो इलाके हैं जहां पर कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना यहां से नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो उधम सिंह नगर के इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन 72 घंटे के लिए लगाया जाएगा। तो लॉकडाउन की वजह से आवाजाही पर रोक लगेगी, बाजार में भीड़ पर रोक लगेगी और जो निजी वाहन हैं और जो सार्वजनिक वाहन हैं वो भी नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से संक्रमण का जो खतरा है उस पर कटाक्ष होगा, उस पर काट होगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे उधम सिंह नगर से मिल रही है। रुद्रपुर और बाजपुर में 72 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाएगा। काशीपुर को पहले से ही लॉकडाउन किया गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी शाहिद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 72 घंटे का लॉकडाउन लगेगा, लेकिन लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो 72 घंटे बताई जा रही है। कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी? काजल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यह उधम सिंह नगर प्रशासन ने 72 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। 72 घंटे लॉकडाउन में रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर है। और काशीपुर में पहले भी लॉकडाउन, इससे पहले भी 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। इसी को लेके जो आज रात 12 बजे से लेके और बृहस्पतिवार तक मतलब 72 घंटे के लिए लगातार जो लॉकडाउन लगाया गया है और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे उनको पालन कराने के लिए और जिस तरीके से संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे थे उसमें रोक हो, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया है। बिल्कुल शायद, अगर उधम सिंह नगर की मैं बात करूं तो उधम सिंह नगर में मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट उत्तराखंड का बेहतर है, लेकिन उधम सिंह नगर की ये जगह ऐसी है जहां पर कई इलाकों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कुछ प्रवासी जो मजदूर हैं वो पहुंचे थे, वो भी वजह बताई जा रही है। कुछ क्या लोग उतने अपने आप को वो नहीं समझ रहे कि उन्हें समझना चाहिए कि सरकार की जो कोशिश हो रही है उसको देखें और उसका समर्थन करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। क्या लोग उतने जागरूक नहीं हैं? जी काजल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो उधम सिंह नगर जो जिला पड़ता है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे जो यूपी और जो नेपाल है वो बॉर्डर उधम सिंह नगर के क्षेत्र से पड़ता है। वो रास्ते जो है यहाँ पे लगभग 103 रास्ते हैं जो उधम सिंह नगर में आने के। लोग चोरी छुपे यहाँ से आ जा रहे थे। इस तरीके से प्रशासन के द्वारा लगातार रोड बंद कर रखे थे और जो बॉर्डर के आने वाले रास्ते थे वो बंद कर रखे थे। उसके बावजूद लोग चोरी छुपे आ जा रहे थे और बिना टेस्ट कराए अपने घरों में चले जा रहे थे। उसकी वजह से जो संक्रमित मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। शायद टेस्टिंग की मैं बात करूं तो उधम सिंह नगर में टेस्टिंग प्रक्रिया की तेजी कितनी है और जब ये लॉकडाउन होगा 72 घंटे का तो क्या क्या चीजें खुली रहेंगी, क्या क्या चीजें बंद रहेंगी? काजल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से उधम सिंह नगर में टेस्टिंग तो लगातार की जा रही है और यहाँ से जो टीम है वो काशीपुर भी भेज दी गई है जहाँ सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और वहाँ पे लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। उसके बाद टूनोट मशीन से यहाँ चेक किया जा रहा है। जो संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि इमरजेंसी सेवा जितनी भी है वो चालू कर रखी है, जैसे कि मेडिकल और हॉस्पिटल। उसके अलावा जितनी भी मार्केट है वो बंद कर रखी है और इंडस्ट्री एरिया के अंदर भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी प्रशासन ने कह दिया है जो इंडस्ट्री वाले बुलाएंगे वो कर्मचारी को कंपनी के अंदर रखेंगे, वो कर्मचारी भी बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल शायद, यानी कि प्रशासन की तरफ से काफी अच्छा फैसला लिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि सख्ती से वो लोगों से लॉकडाउन के जो नियम है उसका पालन भी करवा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो अगर आप उधम सिंह नगर के आसपास इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर और बाजपुर में 72 घंटे का लॉकडाउन रहेगा और ऐसे में आप सिर्फ जरूरी सामान खरीद सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं, बेवजह बाहर नहीं घूम सकते। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश में डेंगू को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम रावत ने डेंगू से बचाव और उसके रोकथाम को लेकर जनता से सतर्क रहने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि बरसात होने के साथ डेंगू की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हुए
जमे हुए पानी को नष्ट करने का काम करें। सीएम ने डेंगू को लेकर हर रविवार रहें तैयार मुहिम की शुरुआत की है, यानी कि हर रविवार रहें तैयार। ये एक मुहिम है जिसकी शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। डेंगू को लेकर उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको अलर्ट किया है। साथ ही साथ कहा है कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं और इसी वजह से हर रविवार रहे तैयार जैसी मुहिम की शुरुआत की जा रही है। डेंगू की रोकथाम को लेकर लगातार सीएम रावत जो काम है उसको देख रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो बरसात में डेंगू जैसी बीमारियों का होना आम बात है, लेकिन उसके लिए पहले से ही हमें तैयार रहना है। स्वच्छता को बहुत ज़्यादा स्वच्छता को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और जो जमा पानी होता है उसे ख़त्म करना है ताकि डेंगू ना पैदा हो। प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं आपसे एक विशेष और महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं। बरसात का मौसम है और जहां कोरोना आज संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं डेंगू की भी शुरुआत हुई है। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि हर रविवार रहें तैयार, हर रविवार रहें तैयार। सुबह 9 बजे 15 मिनट डेंगू पर करें वार, यानी कि रविवार 9 बजे हमको कुछ समय डेंगू के मच्छरों को हटाने के लिए काम करना है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि अपने घर के आसपास हम पानी जमा न होने दें। घर में फूल हैं, गमले हैं, उनकी जो ट्रे होती है, कई बार उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और डेंगू का मच्छर उसमें पैदा हो जाता है। तो हम उस पानी को साफ रखें। हमारे घर में हो सकता है कूलर होगा, उसमें भी पानी रहता है, तो उसको भी हम साफ रखें, उसमें पानी इकट्ठा ना होना दें। डेंगू का मच्छर ये साफ पानी में होता है और इसलिए हम अपने रसोई में कई बार हम खुले बर्तन रखते हैं, उसमें पानी होता है और उसमें डेंगू का लार्वा पैदा हो जाता है। और इसलिए घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, घर के आसपास कहीं भी हम पानी इकट्ठा ना होने दें, तो हम डेंगू की मार से बच सकते हैं। आपका सहयोग आपको डेंगू से बचा सकता है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से हर रविवार रहे तैयार जैसी मुहिम चलाई जा रही है, इसको लेकर कितनी टीमें बनाई गई हैं? कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां से हर साल डेंगू के मामले ज्यादा आते हैं, वो चिन्हित किए गए हों? बिल्कुल काजोल, आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी कोरोना महामारी से अभी निजात नहीं मिली है, वैसे ही वही बरसाती सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में डेंगू का प्रकोप भी शुरू हो गया है। डेंगू ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज जनता से अपील करते हुए कहा कि हर रविवार रहे तैयार का नारा दिया है और सभी लोगों से अपील की है हर रविवार को 9 बजे से 15 मिनट अपने आसपास जो गंदगी न इकट्ठा होने दें और साफ सफाई रखें और जो गंदगी हैं या फिर जहाँ पे जल भराव की होती है उस जल भराव को दूर करें और जल अपने यहाँ इकट्ठा न होने दें, ताकि डेंगू के लार्वे से बचा जा सके और इस महामारी के दौरान डेंगू के प्रकोप से भी नियंत्रण पाया जा सके। बिल्कुल पवन, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार एक तरफ कोरोना को लेकर सारी तैयारी कर रही है, कोरोना से जंग जीतने को लेकर, दूसरी तरफ जो बरसाती मौसम में अन्य बीमारियां हो जाती हैं डेंगू मलेरिया जैसी, उसको लेकर भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि पूरा ध्यान उस पर भी रहे। बिल्कुल, डेंगू को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो जिला प्रशासन के माध्यम से हो या फिर सरकार के माध्यम से हो। जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं जन जागरूकता के और सप्ताह में 2 दिन, अगर देहरादून की बात करें
अधिकारी के द्वारा सभी स्वास्थ्य कर्मचारी और नगर निगम और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है जिन जिन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में डेंगू का प्रकोप रहा है उन क्षेत्रों में खास तौर से इसमें सक्रियता दिखाते हुए इसमें जागरूकता अभियान चलाया जाए और कहीं पर भी डेंगू का लार्वा ना उत्पन्न हो इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। वो पुराने टायर रखे हैं जहाँ पे जिसमें पानी भर जाता है और डेंगू का लार्वा उत्पन्न हो जाता है या फिर गमलों में नीचे जो ट्रे होती है उस ट्रे में जो पानी भर जाता है। सरकार की तरफ से अब पूरी तैयारी है कोरोना को हराने की भी और बरसाती जो बीमारियां उसको हराने के लिए भी। बहुत शुक्रिया पवन तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड बीजेपी कोरोना के बीच चुनावी मोड में है। यही वजह है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है, जबकि सरकार ने संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क काफी तेज कर दिया है। 10 जुलाई को जहां बीजेपी ने सभी विधानसभाओं में वर्चुअल रैली के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, तो वहीं अब महामंत्री संगठन समेत प्रदेश के दोनों महामंत्री और जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में प्रवास कर पार्टी के बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जो केंद्र की मोदी और प्रदेश की रावत सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है। तो देहरादून में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से जो संपर्क है वो काफी ज्यादा तेज हो गया है। जनता तक केंद्र सरकार और जो प्रदेश सरकार है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की उनके जो काम है, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। और बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां लगातार गिना रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 70 के 70 विधानसभाओं में हमारी वर्चुअल रैली का समापन 10 तारीख को हुआ है और इसमें पूरी जानकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आपको दी जाएगी। किंतु अभी भी हमारे जो महामंत्री हैं, महामंत्री संगठन और दोनों महामंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्षेत्रों में भेजा गया है। वो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का भ्रमण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 10 दिन का भ्रमण होगा। अपने महामंत्री संगठन गए और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, आखिरकार इतनी तेजी किस बात की दिखाई दे रही है? बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रही है, जनता तक संपर्क बनाने की कोशिश तेज है। देखो काजल, आपको बता दें कि इस कोरोना महामारी के दौरान ही जो बीजेपी ने अपनी 2022 की तैयारियों को लेकर के कमर कस ली है। यही वजह है कि सरकार लगातार अपनी जो भी प्रभावी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए है। तो वहीं संगठन और सरकार दोनों तालमेल बना करके इस समय काम कर रहे हैं। अभी 10 तारीख को ही 70 विधानसभाओं में जो वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम किया गया, वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और केंद्र और राज्य की जो प्रभावी योजनाएं हैं, जन सरोकार से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं वर्चुअल रैली के समाप्त होते ही जो संगठन महामंत्री और प्रदेश महामंत्री के द्वारा प्रवास किया जा रहा है और प्रवास के दौरान बूथ स्तर के और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को जो सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहीं कार्यकर्ताओं की भी समस्याओं का समाधान करने के लिए वार्ता की जा रही है। इस समय संगठन महामंत्री और दोनों जो बीजेपी के महामंत्री हैं उन दोनों को जो प्रवास पर भेजा गया है और साथ ही साथ जो जिले के प्रभारी है उन सबको भी प्रवास पर भेजा गया है। पवन, अगर देखा जाए जिस तरह से जो बीजेपी नेता हैं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, उसको लेकर जो वर्चुअल रैलियां हो रही हैं उसमें जनता के मन में क्या है? क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाई हैं, उजागर हो पाया है कि जनता क्या सोच रही है? हालांकि अभी विधिवत तौर पर संगठन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करनी थी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को निरस्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो अभी तक जो वर्चुअल रैली के माध्यम से जो निकल करके आया है बीजेपी में, उसमें जो कार्यकर्ताओं की कुछ शिकायतें थी उनको भी सुना गया और जो अपनी केंद्र सरकार की 1 साल की मोदी 2 की जो 1 साल की उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया है और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी ली है।
जो मजदूर रैली के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं उसमें काफी लोगों ने इसमें सहभागिता अपनी दी है और काफी लोगों ने उनके विचारों को सुना है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां लगातार बीजेपी की तरफ से अभी से गिनवाई जा रही हैं। उत्तराखंड में 2022 की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। वर्चुअल रैलियां करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उत्तराखंड के कई राज्यों में लॉकडाउन के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे छात्रों और नौकरी करने वाले युवाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और मकान का किराया देने का संकट भी खड़ा हो गया है। दरअसल मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं पर मकान मालिक किराए को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। वहीं मकान मालिक किराया न भरने की स्थिति में कमरा खाली करवाने की धमकी दे रहे हैं, जिसे लेकर छात्रों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो मसूरी से ये कुछ वीडियो सामने आए हैं जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते जो छात्रों का भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो तैयारियां कर रहे हैं परीक्षाओं की, कुछ ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं युवा और रेंट पे लेकर रूम वो रहते हैं। ऐसे में उनके पास अब आर्थिक संकट गहरा गया है, किराए देने के लिए पैसे नहीं हैं, मकान मालिक जो हैं वो किराए के लिए दबाव बना रहे हैं। तो छात्र परेशान हो गए हैं और सरकार से अब वीडियो के माध्यम से वो गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करे। महाकाल के संकट में मेरे जैसे कई युवा जो हैं हमारे प्रदेश के, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए देहरादून में जाते हैं, तो वो बेचारे ऐसे फंस चुके हैं अब कोरोना महाकाल के संकट में। पिछले 4 महीने से अपने घरों में हैं और मकान मालिकों के और गवर्नमेंट के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है उनके लिए, क्योंकि उनका जो 4 महीने से जो है वो किराया अभी पेंडिंग में है। मकान मालिक लगातार किराए की मांग कर रहे हैं और उनके पास आर्थिक स्थिति और घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 4 महीने का किराया एक साथ भर पाएँ या 4 महीने का किराया दे पाएँ, क्योंकि सभी युवा बेरोजगार हैं जो कि देहरादून में रह के अपनी पढ़ाई करते हैं और घरों से उनका खर्चा चलता है। घरों की से उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, समस्त प्रतिनिधियों से व मकान मालिकों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ऐसे मुश्किल समय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व बेरोजगार युवा साथियों का साथ दें, उनकी पीड़ा को समझें, उनके दुख दर्द को समझें। मेरा मकान मालिकों से यही कहना है, आप लोग मकान मालिक हो, आपका भी फर्ज बनता है ऐसे मुश्किल समय में आप अपने किराएदार का साथ दें, उनकी पीड़ा को समझें। आपको पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती है, जैसे उनको स्कूल फीस देनी पड़ती है, कोचिंग फीस, और फिर कुछ सामान खरीदना पड़ता है, खाने पीने का सामान भी खरीदना पड़ता है, और फिर ऊपर से मकान मालिक का किराया भी देना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जैसे तो एक किराए के कमरे में रहता हूँ जिसका किराया 4 महीने से नहीं दिया गया, जो कि लगभग 15,000 हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सभी का रोजगार छीन चुका है। तो ऐसी स्थिति में सभी के घरों में आर्थिक संकट आना स्वाभाविक ही है। मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता जिनका व्यवसाय कृषि है, तो उनके लिए ये संकट आना स्वाभाविक ही है। ये स्थिति सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत से युवा बेरोजगार जो कि मेरी तरह देहरादून या फिर अन्य शहरों में किराए के कमरों में रह रहे हैं। कार्य के साथ मेरे सहयोगी सुनील सोनकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मसूरी से। सुनील, छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं छात्र। क्या कोई एक्शन इस पर लिया गया है? क्योंकि लगातार जो मकान मालिक हैं वो छात्रों पर दबाव बना रहे हैं कि वो जल्द से जल्द किराया दे दें। काजोल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के छात्र हैं वो देहरादून या अन्य नीचे सिटीज में पढ़ने और काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे में देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कई छात्र हैं जो किराए के मकान में रहकर रोजगार करते हैं, परंतु लॉकडाउन के कारण ये बेरोजगार हो गए थे और घर चले गए थे। परंतु जब ये वापसी अब काम की ओर आने लगे हैं तो जो मकान मालिक है वो उनसे किराया जमा करने का दबाव बना रहा है और उसको लेकर ये काफी परेशान है।
कई छात्रों द्वारा यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजकर उनकी मदद करने के गुहार लगाई है। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ना तो उनके पास पैसा है और ना काम है, ऐसे में वो किराया कैसे जमा करे, और वही मकान मालिक उन्हें घर खाली करने का धमकी दे रहा है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो उनका 4 महीने का किराया है उसको माफ कराने की यहाँ पर जो एक मांग है वो लगातार कर रहे हैं। और अभी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आई है, और इसी को लेकर जो ये छात्र हैं सोशल मीडिया, पत्र लिखकर, अन्य माध्यमों से लगातार सरकार और प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मसूरी के छात्र जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जो किराए के मकानों में रहते हैं, वो अपने मकानों का किराया नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से मकान मालिक उन पर दबाव बना रहे हैं और वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। काशीपुर में कोरोना वायरस से काशीपुर का शिक्षा महकमा भी अछूता नहीं रहा। पिछले दिनों बीओ कार्यालय में एक कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद खंड शिक्षा कार्यालय में तकरीबन 20 से ज्यादा कर्मचारियों का सैंपल लिया गया था, जिनकी आज रिपोर्ट आई है। कार्यालय के बीओ समेत 7 कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दरअसल 8 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर विभाग में हड़कंप मच गया था। एबीओ कार्यालय को 21 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया गया है। कार्यालय में तैनात 20 से ज्यादा कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया। 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो काशीपुर में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शिक्षा विभाग के 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 8 तारीख की हमारी कुछ जांचें थी, जिसमें कि एक आवास विकास के रहने वाले जिनको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो फ्लू क्लिनिक में गए थे, हमारे पास आए तो हमने उनको सिम्टोमेटिक जांच कर उनका टेस्ट लिया और वो पॉजिटिव पाए गए। तभी हमें खंड शिक्षा अधिकारी का फ़ोन आया कि हमारी ये लिस्ट है 13-14 लोगों की, आप इनकी भी जांचें कराइए। कल उनकी रिपोर्ट्स आई है, उसमें 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। काशीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते रोज काशीपुर में 56 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज 47 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। शहर में उप जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी समेत 29 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि RT-PCR के तहत 18 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर आज 47 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि काशीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कितना ज्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अब उधम सिंह नगर के कई इलाकों में लॉकडाउन 72 घंटे के लिए लगा दिया जाएगा। आज में 47 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और बीते दिन 56 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से उप जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात 29 कर्मचारी संक्रमित हैं और RT-PCR में 18 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। यहाँ पर थे क्या कोविड केयर सेंटर बढ़ाए गए हैं? जी हाँ, कोविड केयर सेंटर पहले आज से 3 दिन पहले तक कोई नहीं था यहाँ पे, और अभी पिछले 3 दिनों में हमारे 3 कोविड केयर सेंटर जो है बढ़ा दिए हैं। कहाँ का? देखिए, कोविड केयर सेंटर एक हमारा अनन्या होटल है और एक हमारा मैनर है, और हमारा जो है उसी रोड पे आगे जाएं तो फिर हमारा जो है वो अपनी हाइट्स में। रुड़की में 10 साल पहले बेची गई विधवा महिला का मामला सामने आया है, जहां दिल्ली की महिला को विधवा होने के बाद कुछ लोगों ने बेच दिया था, जिसके बाद उसको खरीदने वाले व्यक्ति ने उसके साथ इंसानियत की सारी हदें पार करने वाली करतूत को अंजाम दिया। 10 साल तक उसका शोषण करता रहा। वहीं पीड़ित महिला किसी तरह से रुड़की के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाने पहुंची, जिसके बाद SP देहात ने कोतवाली रुड़की को मामले के जाँच के आदेश दे दिए हैं। वाले थे, मैं दिल्ली से, मेरा आदमी का इंतकाल हो गया था, राजा नाम था उसका। मेरी एक बेटी रोशनी उनसे ही सन 2000 में उनका इंतकाल हो गया था। फिर मैं 10 में यहाँ आ गई देहरादून में। जो मेरे बिचौलिया जो मुझे लेकर आए थे, एक तो राकेश है, नैवेद्य का मनोज का पापा है, और शिमला उसका भाई है गाँव का। ये सब मुझे लेकर आए थे, अंजेश था, शिमला थी, ये सब लेकर आए थे मुझे वहाँ से। कह के चलते धर्म के आई हम, तू भी मुसलमान और ये भी मुसलमान ही है, काम तरह सही हो जाएगा, इसका बाप मिल जाएगा। मैं ठीक है। तो भैया मेरा कुछ नहीं हुआ, ना निकाह हुआ, ना शादी हुई। प्रार्थना पत्र सिविल लाइन कोतवाली रुड़की को प्रेषित किया गया है, ताकि उस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से उक्त महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और उसकी परिस्थितियां और उसके साथ जो भी हो रहा है उस पर सभी तरीके से जांच कर
समुचित कार्रवाई की जा सके कि 10 वर्षों से वो सहमति से एक दूसरे के साथ रह रहे थे या अन्य कोई बात थी। ये अपने आप में गहन जांच और विवेचना का विषय है। इसके लिए निर्देशित, यदि उस समय बेचा गया था तो 10 वर्ष पूर्व की चूँकि ये घटना है, इसलिए ज़्यादा जानकारी जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। और 10 वर्षों से चूँकि आप ही की मीडिया की ही बाइट में वो स्वतंत्र रूप से आपको कथन करती हुई दिख रही है, इसलिए यदि किसी बंधन में नहीं है तो वो पहले भी अपनी बात रख सकती थी, आज भी उसने अपनी बात रखी है, तो अब तक वो 10 वर्षों तक क्यों चुप रही, ये भी अपने आप में एक जांच का बिंदु है। सभी पहलुओं से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीबीएसई और आईसीएसई के रिजल्ट आने के बाद उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। वहीं प्रदेश में बोर्ड के रिजल्ट शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के करेक्शन पूर्ण हो चुके हैं। रिजल्ट इस महीने की 25 से 31 तारीख के बीच घोषित कर दिए जाएंगे। हमारे अभी डायरेक्टर एजुकेशन से बात हुई थी, बोर्ड एग्जामिनेशंस के करेक्शंस पूर्ण हो चुके हैं और अभी कंपाइलेशन किया जा रहा है और संभवतः 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हम लोग रिजल्ट अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।